अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि जो वीडियो ट्वीट हुई थी बानी चेयरमैन इमरान खान के अकाउंट से, उसके ऊपर अब मुकदमात के आगे कार्रवाई बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 सीनियर रहनुमाओं को FIA ने तलब कर लिया है, नोटिस भेज दिए गए हैं। और अभी मैं रऊफ हसन साहब को सुन रही थी, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो बाकायदा इंक्वायरी का हिस्सा बनेंगे, ज़रूर शामिल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कल तक थोड़ी सी डिवाइडेड या कंफ्यूज थी कि इस मामले को लेकर के बयानिया क्या बनाना है, अब थोड़ी यकसू होती नज़र आ रही है। और उन्होंने ये सोचा है कि वो इमरान खान साहब की इस पोस्ट के साथ खड़े होंगे। और कल रात जो उनका एलामिया भी जारी हुआ है कोर कमेटी के इजलास के बाद, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ट्वीट भी डिलीट नहीं होगी, और बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए ये मुतालबा किया है कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए सरकारी तौर पर। और इसके साथ साथ कुछ अहम फैसले उन्होंने अदालत के महाज से भी लिए हैं, और इसके साथ साथ उनके कुछ दीगर मामलात के ऊपर भी 9 मई के ऊपर भी उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि हम पहले ही कह रहे हैं कि उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, तो बिल्कुल हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ें। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से इसी ट्वीट के साथ, इसी पूरे नैरेटिव के साथ खड़ी नज़र आ रही है। लेकिन आज सारा दिन हम ये देखते रहे कि इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से काफ़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट आ रहे हैं। हुकूमत का ये कहना है कि इस सारे मामले के ऊपर इसलिए भी कार्रवाई ज़रूरी है कि ख़दशा है कि कोई नया ऐसा वाक़या ना हो जिसमें अवाम को उकसाया जाए इदारों के ख़िलाफ़, तो इसलिए कार्रवाई बड़ी ज़रूरी है। तो दोनों के नैरेटिव्स अपनी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन क्या वाकई असल में इस सारे केस को बनाकर हुकूमत प्रूफ भी कुछ कर पाएगी या नहीं, कैसे डिफेंड करेंगे, गलत क्या है इसमें, अब इस पर भी बात हो रही है। तो ये और उसके बाद फिर अदालती महाज से जुड़ी कुछ अहम खबरें हैं जो कि आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज ख़ास तौर पर MLN के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। मुझे थोड़ा सा इजाज़त दीजिएगा, मैं एक इमरान साहब से कमेंट ज़रूर लूँ और फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ, फिर मुख्तलिफ मामलात पर आपसे सवालात करेंगे। इमरान साहब, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करने का मुतालबा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपके ख्याल से ये दुरुस्त मुतालबा है उनका? ये पहली दफ़ा नहीं आया, हम देख रहे हैं मुख्तलिफ रहनुमा माजी में, ख़ुद नवाज शरीफ साहब, बहुत से लोग इस कमीशन को, इसकी रिपोर्ट को पब्लिक करने का कह चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि जैसे आपने ख़ुद अभी फरमाया कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि ये मुतालबा किया गया। और दूसरी बात ये कि मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जिस तरह से होता है कि अगर कोई कमीशन बनता है और वो तहकीकात करता है, तो वो कमीशन, पहली बात है कि बनाया क्यों जाता है? वो कमीशन बनाया जाता है सच जानने के लिए, वजह मालूम करने के लिए। तो फिर अगर सच का आपको पता चल जाए, वजह का आपको पता चल जाए, तो आवाम को ज़रूर वो बताना चाहिए। हमूदुर रहमान कमीशन जो बना था, उसकी जो रिपोर्ट थी, अगरचे वो सब ने कई दफ़ा पढ़ी है वो, लेकिन वो आप ये कह सकती है कि गैर सरकारी तरीके से वो आउट हुई। वो कभी भी सरकारी सतह पे उसको नहीं किया गया, वो लीक हुई, वो क्या हुआ। लेकिन बात यह है कि आपको उसको ज़रूर, मुझे नहीं इसमें कोई मजाक नजर आता कि सिर्फ हमूदुर रहमान कमीशन ही नहीं, जितने भी आज तक कमीशन बने हैं उन सब की रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। इसको क्यों नहीं पब्लिक किया गया? इसीलिए मैं आता हूँ, इसीलिए पूरी दुनिया में डीक्लासिफाइड कर दिया जाता है चीज़ों को। क्लासिफाइड और डीक्लासिफाइड जो इस्लाह है वो क्यों यूज़ की जाती है कि इतने साल के बाद लोगों को वैसे ही वो उन तक रसाई दे दी जाए। अब आ जाता हूँ कि क्यों नहीं की गई। हमारे यहाँ मामला ये है कि बहुत सारी चीज़ों में बहुत से लोग जो है ना जानबूझ के ख़ुद को फरीक बना लेते हैं। भाई, अगर हमूदुर रहमान कमीशन में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसमें कुछ लोगों का या किसी इदारे का कोई किरदार गलत था, तो लोगों को वो भी पता चलना चाहिए। यहाँ पे मामला ये है कि अगर बाअसर कोई शख्स हो, बाअसर कोई फरीक हो, तो वो ये कोशिश करता है कि उसका किरदार सामने ना आए, लिहाजा ऐसी चीज़ों को रोक लिया जाता है, जो कि मेरे नज़दीक किसी तौर भी वो दुरुस्त अमल नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। राना साहब, मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। आप समझते हैं कि आप लोगों की हुकूमत इस मुतालबे को पूरा कर सकती है, करना चाहिए या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ बात इस मुतालबे की नहीं है,
बात कुछ और है। बात यह है कि पीटीआई की कोशिश है या काविश है कि आज वो अवाम को ऐसा तासुर दे या इंस्टिगेट करे कि ये मुल्क दोबारा टूट सकता है। ये बात है, ये इशू है। और इसके ऊपर पीटीआई ने जब ये ट्वीट आई खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, तो वो इसी तरफ जो है वो इशारा कर रहे थे। ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो एक नई डिबेट है जिस तरफ पीटीआई वाले चाह रहे हैं बहस का रुख हो। लेकिन असल चीज ये है कि पीटीआई इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाना चाहती है। पीटीआई और खसूसी तौर पे खान साहब नहीं चाहते कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए और जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी एक तारीख है। वो तारीख क्या है कि पीटीआई वो जमात है जिसने आप कह लें कि नाफरमानी की मूवमेंट स्टार्ट करने की कोशिश की जब कोई मसाइल नहीं थे। उन्होंने बिल फाड़ने का से लेके हवाला हुंडी को इस्तेमाल करने के लिए, और फिर 126 दिन का धरना जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने आना, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने, चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था, उनका दौरा तल्ख किया, फिर पीटीवी पे हमला किया, फिर असेंबली पे हमला किया। फिर उनको उससे आगे आ जाए, जब ये हुकूमत में थे तो किसने मिसाके मईशत की बात की? ऑपोजिशन लीडर ने की। किसने रद्द की? उस वक्त की हुकूमत ने की। आज ये हम हुकूमत में हैं। और देखें, एक और चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि तब हमारा भी यही ख्याल था 2018 में, और हम यकीन करते थे इस चीज में कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। अब तो बहुत सारे हकायक लोगों के सामने आ गए, लेकिन हमने तो मुल्क टूटने की बात नहीं की। हमने तो ये बात नहीं की कि ये मुल्क टूट जाएगा या ये आधा हो जाएगा। कह रहे हैं कि मुल्क टूट जाना चाहिए, वो तो ये कह रहे हैं कि महमूदुर रहमान कमीशन पढ़ें और उसके मुहर्रकात को समझें, देखें, उससे सबक सीखें कि हमने किस चीज़ को अवॉइड करना है। और ये बात कोई ऐसी वो अचंभे की वो खाली नहीं कह रहे हैं, ये नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं। बल्कि मैं आपको सुनवा देती हूँ। सारा दिन आज हम देखते रहे हैं कि उन्होंने भी क्या कहा, मियाँ साहब ने क्या कहा, मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट मेरे सामने है। पहले नवाज शरीफ साहब को सुन लेते हैं और देख लेते हैं कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब की बात में कितना फ़र्क है। सुनवाएं जी प्रोड्यूसर साहब। तो आज इमरान खान साहब यही बात कर रहे हैं कि आप अगर मैंडेट चोरी करेंगे या अवाम की अक्सरियत को मुस्तरद करके अक़लियत को मुसल्लत करेंगे तो ये चीज़ें ख़तरनाक होती हैं, और ये मियाँ साहब भी कह रहे हैं। तो फ़र्क क्या है दोनों की बातों में? देखिए, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। फ़र्क इसलिए ज़्यादा है कि इस जमात ने ये एक बात ये जिक्र करने से या ये कहने से कि अदारे जो है अपना आईनी हदूद में रहें, इन्होंने तो कहा कि हमने बात ही अदारों से करनी है, हमने अपनी सियासी हरीफों से बात ही नहीं करनी। इन्होंने कहा कि अगर आप मुझे गिरफ्तार करेंगे और आप आइन के मुताबिक अरेस्ट वारंट लेके आएंगे तो मैं इस गिरफ्तारी को नहीं मानूंगा। मैं सिर्फ अभी इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू कह रही हूँ कि 71 के वाकयात के हवाले से मियाँ साहब के और इमरान खान साहब के उसमें क्या फर्क है? जी देखिए, मैं बिल्डअप कर रहा हूँ ना, फर्क है, ये एक्शंस हैं जो फर्क है। और ये एक्शंस, एक वो लीडर सिर्फ आईनी हदूद में रहने की बात कर रहा है, मैंडेट चोरी की बात, और एक लीडर जो मैं आपको एक्शंस बता रहा हूँ उसने ये एक्शंस कमिट किए। उसने रियासत को चैलेंज किया कि मुझे अगर आईनी तरीके से गिरफ्तार करोगे तो मैं पेट्रोल बम मारूंगा, मुझे अगर आईनी तरीके से निकालोगे तो मैं मीर जाफर, मीर सादिक कहूंगा। और अगर ये सब कुछ अगर रेड लाइन खान साहब हुई तो फिर या पाकिस्तान या अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। और 9 मई के वाकयात जो हुए ये अनप्रेसिडेंटेड है कि आपने अपनी जो सियासी फॉलोअर्स हैं उनको इतना इंस्टिगेट किया कि उन्होंने इंस्टीट्यूट्स के ऊपर जाके हमलावर हो गया। तो जब आप इस पराये में देखते हैं और फिर आप देखते हैं कि आज वो बांग्लादेश के बंटवारे की बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि ये फिर इस तरह की तासुर दे रहे हैं कि ये ऐसी चीजें फिर होंगी, तो बहुत फर्क है। फिर सर ये मैं बात कह रही हूँ कि वो तो यही कह रहे हैं कि ऐसा ना हो, और यही बात मियाँ साहब भी कह रहे थे कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें हिस्ट्री से सबक सीखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि पहले ये चीज़ें क्यों हुई। और अगर आप ये बात कह रहे हैं कि जी इसलिए क्योंकि जी ये वाकयात हुए, तो ऐसे तो फिर पीएमएलएन के भी कोई बहुत से वाकयात आप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से अटैक हुआ, वहां से चीफ जस्टिस कैसे जान बचाकर भागने पे मजबूर हुए। सर एक बात सुन लें, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट पे कब अटैक हुआ, कब हुआ अटैक सुप्रीम कोर्ट पे? बताएं ना जरा, किस साल का मशहूर वाकया है ये जो 90s में हुआ था। किस साल में हुआ? कितने साल आप कितने साल पुरानी बात कर रही हैं? किस साल को हुआ सर? ये बात अब साल पुराने के ऊपर बात तो नहीं आएगी ना सर। मैं तो ये बात कह रही हूँ कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जमातें, मुख्तलिफ किस्म के रवैये और उनके वो बयानात होते हैं। 25
25 से 20 साल पुराना वाकया, आदमी 1 मिनट, नहीं देखिए, आप 25 से 30 साल पुराना वाकये का आप जिक्र कर रहे हैं और उस वाकये को किसी ने इंडोर्स नहीं किया, उसको सबने उसको कहा वो गलत वाकया था। आप किसी PMLN के आप बंदे को, लीडर को ले आए, वो कहता है वो गलत हुआ था और वो हमारे वर्कर्स ने अगर या किसी ने किया तो किसी ने उसको ये नहीं कहा वो अच्छा किया था, उसको इग्नोर किया। और ये 25 साल पुरानी चीज को आप पिछले साल के 9 मई के साथ रिलेट नहीं कर सकते। अब मुझे आप बताएं कि और PMLN ने क्या किया? हम जो PTI का जो दौर था हुकूमत में, उसमें हमने क्या किया? क्या हमने फौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया? क्या हम पुरअमन रहे? क्या हमने असेंबली का रास्ता इख्तियार किया या हमने हवाला हुंडी का लोगों को कहा? हमने क्या पार्लियामेंट पे हमला किया या PTV पे हमला किया? या जब मियां नवाज शरीफ को या मरियम नवाज को गिरफ्तार कर रहे थे तो हमने पेट्रोल बम मारे पुलिस के ऊपर? क्या किया हमने? आप हमें बताएं। देखिए, जब नैब के दफ्तर में मरियम नवाज साहिबा गई थी तो पथराव भी हुआ था, वो भी हमने देखा है। और फिर दूसरी बात ये कि जो मूवमेंट चलाना है उसमें जब आप पुलिस का फोर्स का यूज करते हैं तो फिर उस चीज के ऊपर रिएक्शन भी आता है। आप लोगों ने जो धरने दिए, जो आप लोगों ने मूवमेंट चलाई, आप लोगों को किसी ने नहीं रोका टोका, आपके ऊपर कोई पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया, कोई आपकी तरफ से आगे से कारकुनान ने उस तरह से जाहिर है रिएक्ट भी नहीं करना था। आप लोगों की तरफ से रोकने की, यूज ऑफ फोर्स की कोशिश हुई तो आप लोगों को आगे से जाहिर है मुजाहिरीन भी फिर उन्होंने भी रिएक्ट किया। मेरी बात सुने, ये लेकिन चलिए अब मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ जाती हूँ। नहीं, गलत कंपैरिजन है ना। जब हमने धरना दिया, हमें इजाजत दी गई कि आप धरना, जब आप वो लॉन्ग मार्च मौलाना साहब ने की तो उसकी इजाजत हुकूमत ने दी, हमने उस इजाजत के मुताबिक जो है वो लॉन्ग मार्च किया। मैं यही तो कह रही हूँ, हम लोग को रुकावट डाली नहीं गई तो फिर आप लोगों को क्यों जरूरत पड़ती कि आप लोग कोई वो करते? ये गलत कंपैरिजन है। मौलाना के धरने में तो फैसिलिटेट किया गया था, बारिश भी हुई थी तो मुझे याद है कि उनको भी वहाँ पे प्रोवाइड किया गया था शेल्टर वगैरह भी। तो खान साहब ने भी जब उनको कहा कि आपने डी चौक नहीं जाना तो वो डी चौक आ गए। उससे पहले मुझे बताएं क्या किया गया उनके धरने के, वो उनकी लॉन्ग मार्च के साथ? उन्होंने भी लॉन्ग मार्च की, किसी ने उनकी लॉन्ग मार्च नहीं रोकी। जो PDM के दौर में उन्होंने की थी वो लॉन्ग मार्च करते रहे, किसी ने नहीं उनको रोका। उन्होंने जलसे जुलूस सब कुछ किया, किसी ने नहीं रोका। जलसे उन्होंने किए 2022 में अपनी गवर्नमेंट जाने के बाद, और उन्होंने उसमें 75 जलसों में कोई, हर जलसे में कहीं पे कोई ऐसा हमने नहीं देखा कि कोई पत्ता टूटा, गमला टूटा। वो करते रहे और करके जाते रहे। जहां पे रोकने की 25 मई को कोशिश हुई, फिर वहां से ये यूज ऑफ फोर्स आप लोगों ने किया, उनकी तरफ से भी ज़ाहिर मुजाहिरीन ने रिएक्ट किया। आप गलत कह रही हैं, आप गलत कह रही हैं। जब इन्होंने धरना दिया तो इनको इजाजत नहीं थी रेड जोन में आने की। ये रेड जोन में आए और वहां इन्होंने ऑक्यूपाई किया। फिर इन्होंने पाकिस्तान रेडियो को भी हमला किया, पार्लियामेंट पे भी हमलावर हुए। अब दूसरा अब आ जाए, जब ये इस्लामाबाद आए तो इनको कहा आपने चलिए बहरहाल अब ये PTI अपने, मेरी बात सुनिए, मेरा तो सिर्फ इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है सर जी। नहीं देखिए, आपको करेक्ट करना है ना, आप अवाम को करेक्ट बताएं कि उन्होंने जो इजाजत दी, जब उस इजाजत से तजावुज किया और वो रेड जोन में घुसे, तब 25 मई में तो कोई अभी उन्होंने घुसना या क्या वो करना दूर की बात थी। अभी तो उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया था, 2 दिन पहले से क्रैकडाउन शुरू हो चुका था और तो ये एक बड़ा ब्रूटल क्रैकडाउन था। हमने खुद देखा है कि जो खवातीन के साथ भी हुआ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा एक कार में मौजूद है, अटैक हो रहा था, वो सारे विजुअल्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। बहरहाल एक आपकी अपनी हिकमत अमली हो सकती है, मुझे थोड़ा सा आगे लेके चलने दें। यहाँ पर मुझे तो PTI को डिफेंड नहीं करना कि वो सही थी या गलत थी। मेरा सिर्फ मकसद ये है, मैं ये नहीं कह रही कि उनका कसूर नहीं है, मैं तो कह रही हूँ कि आपकी तरफ से भी यूज ऑफ फोर्स हुआ, उनके मुजाहिरीन की तरफ से भी बिल्कुल उसके ऊपर रिएक्शन आया। तो ये एक हम देख रहे हैं चीज। मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाह रही हूँ कि जो जहां तक आप ये बात करें महमूद रहमान कमीशन की, तो उसके ऊपर आप लोगों के ही ट्वीट्स भी मौजूद हैं। मरियम नवाज साहिबा भी यही बात कह रही हैं कि जी आज भी वोट की इज्जत पामाल की जा रही है। महमूद रहमान कमीशन की सिफारिशात को ठुकराते हुए ये सब आज भी डिक्टेटर ने अवाम के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। तो आज यही बात वो लोग कह रहे हैं। आपका मौक़िफ़ ठीक है, उनका मौक़िफ़ गलत है। मैं ये नहीं कह रही कि आपका मौक़िफ़ गलत ही होगा, हो सकता है आप भी ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर वही बात आज वो कह रहे हैं तो आप लोगों को वो बात गलत क्यों लग रही है? ये बात अगर वो कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि जी ये बात गद्दारी है या ये बगावत है। नहीं, देखें बात आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी ना। वो बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं है कि अगर महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक होती है तो उसमें कोई होनी चाहिए, आपके ख्याल से नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी तारीख से, मैं यही कह रहा हूँ ना, मुझे आप बोलने दें अगर, मैं तो फिर वही बयान कर रहा हूँ कि उसमें कोई कबाहत नहीं है।
बात ये नहीं है। बात ये है कि जो आपके प्रायर एक्शन है ना, आपके प्रायर एक्शन जो हैं वो मुल्क दुश्मनी में आते हैं। आपके प्रायर एक्शन जो हैं वो एक ऐसे प्रोपेगेंडा में आते हैं जिससे मुल्क के अंदर पोलराइजेशन और नफरत की आग लगाई गई। ऐसे नहीं है कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो उसके अंदर बहुत कुछ हुआ, लेकिन इसको कौन डिनाई कर सकता है कि तो ये चीजें जो आप ये यहाँ इस तरफ जो चीजों को लेके जा रहे हैं वो टोटली तौर पे गलत है। यहाँ जो पीटीआई के प्रायर एक्शंस हैं जो मैंने आपको गिनवाए डिटेल के अंदर, वो एंटी स्टेट हैं, वो एंटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो एंटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। तो जब आप इन चीजों को मिला के देखते हैं, आप एक पॉइंट को आप कहें कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट, वो तो कुछ भी नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं कि आप महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो दिखा दें। ऐसा नहीं है, उनके प्रायर एक्शन देखने पड़ेंगे और फिर देखना पड़ेंगे कि वो आज कहाँ मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इस पे चूंकि आप लोगों की एफआईए की तरफ से इस पे कार्रवाई शुरू हो गई, तो लेट्स सी कि वो इसके ऊपर क्या बात करते हैं। अब जरा थोड़ा सा मुझे इस पे जरूर बता दीजिएगा कि आप इस पे मैं थोड़ा सा जरूर बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि अभी राना साहब जो कह रहे थे और आप जो उनसे बात कर रही थी, मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो बात आप कर रही हैं और जो बात राना साहब कर रहे हैं, उसमें देखें तो पीटीआई का एक मामला ज़रूर है कि पीटीआई की जो है ना 9 मई वाली हरकत, उस 9 मई ने उनके सारे अमल को मशकूक कर दिया। और जिस तरह से सुने, अब सुन तो लेना, मामला ये है कि आप एक राना साहब, अब मुझे अगर आप, मैंने बड़े तहम्मुल से आपकी पूरी गुफ्तगू सुनी, सिर्फ मुझे 1-2 मिनट सिर्फ दे दें। गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आप एक चीज़ को आपको ज़हन में रखना पड़ेगा कि बानी चेयरमैन ने जो ट्वीट किया है उसमें जिस तरह से शेख मुजीब को हीरो बना के दिखाया उन्होंने, वो सब ने देखा पूरे। अब देखें, शेख मुजीब जो हैं वो उनके लिए हीरो होंगे बांग्लादेश के लिए, लेकिन पाकिस्तान में, माफ कीजिएगा, पाकिस्तानियों के लिए उनका किरदार हीरो का नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि वो गद्दार नहीं है। अभी आपने मियां साहब को भी सुना, वो भी यही कह रहे थे, वो बागी नहीं था। अच्छा, मेरी बात सुने, मैंने ये बात कब की है कि मियां साहब ठीक है और इमरान नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये बेसिकली वो ये बात नहीं कि वो उसको हीरो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो बागी नहीं था, उसको बनाया गया। वो कहते हैं ना कि एक जो तस्वीर होती है ना वो 1000 अल्फाज से ज़्यादा होती है। जिस अंदाज में उन्होंने शेख मुजीब की तस्वीर लगाई है वो तो हाँ वो देखे ना, उस तस्वीर में आपको वो तस्वीर खुद चीख चीख के बयान कर रही है कि वो शेख मुजीब को क्या साबित कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ जाती, वैसे शेख मुजीब साहब बांग्लादेश के वजीर आजम बनने के बाद भी जब OIC कॉन्फ्रेंस में मिले तो भुट्टो साहब वजीर आजम थे, तो वो भी उनको गले मिल रहे थे, उनको इनवाइट भी किया, उनसे बड़े अच्छे से मिले। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आप भी कल बात कर रहे थे कि जी वो गद्दार है। अगर वो इतने गद्दार होते तो बाद में उनको क्यों पाकिस्तान, उस तरह तो फिर इंदिरा गांधी और भुट्टो भी मिलते रहे हैं। इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा गांधी, लेकिन वो हम इंदिरा गांधी को क्या गद्दार कहे हैं भाई? वो उनके मुल्क के हीरोज हैं, लीडर्स हैं, वो उनको वो कहेंगे, लेकिन आप गद्दार क्यों? मैं ये कह रही हूँ कि आप ये बात कह रहे हैं कि गद्दार नहीं है या गद्दार है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का दुश्मन जो है, जो रियासत पाकिस्तान का दुश्मन है, उसको आप कैसे दुश्मन था? वो यही तो कह रहे हैं कि वो दुश्मन नहीं था भाई। समीना, ये ऐसे नहीं है। देखिए, सियासतदानों का मामला जो होता है, प्रॉब्लम ये है कि वो अंदर मीटिंग में कुछ और बात करते हैं, बाहर आके कुछ और बात कर रहे हैं। मैं तो वो बात कर रही हूँ जो मेरे सामने फैक्ट है। नहीं, आप उसकी बुनियाद के ऊपर कह चुके जी, उनके दिल में ये बात है, दिल में नहीं, तो इसलिए ये दिल में नहीं। आप बांग्लादेश में जो, अगर आप हमीदुर रहमान कमीशन की बात कर रही है ना, तो फिर बांग्लादेश में जो तकरीरें करते हैं लाखों, अब जगतू फ्रंट था जो, वो भी ठीक था। कौन जत्तू फ्रंट? मुझे उसका नहीं पता। तो फिर आपको नहीं पता तो पहले हिस्ट्री पढ़ लेना जो बांग्लादेश में हुआ है ना। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते। अब मैं तो एक बात ये कर रही हूँ, तो आप बात कि जो अभी मुजीबुर रहमान की बात हो रही है ना, अब अलग-अलग कैरेक्टर के ऊपर करना है तो फिर उसके ऊपर अलग-अलग कैरेक्टर की बात नहीं है। ये उसी मुजीबुर रहमान की बात है। ये शेख मुजीब जो है और जो पूरी बांग्लादेश की, आप उसमें से सिर्फ एक चीज नहीं निकाल सकते। मैं एक चीज नहीं निकाल रही सर, मैं उसका एक्सट्रैक्ट निकाल रही हूँ। इसमें सबका कॉन्सेंसस है, आपका भी है कि जी उनके साथ ज्यादतियां हुई, उनका मैंडेट भी अक्सरियत में था और वो उनका मैंडेट नहीं माना गया। सियासी लीडर का क्या ये बात राना साहब का भी कंसेंसस है इसके ऊपर, इस पे मेरा भी कंसेंसस है, इस पे शायद हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं उस पे कंसेंसस है। मैं तो इस पे बात कर रही हूँ जिस पे कंसेंसस है। मैं आपसे एक आखिरी कर दूं, सियासी लीडर का काम ये नहीं होता कि वो प्रोवोक करे लोगों को सिर्फ,
सियासी लीडर का ये काम होता है कि अगर उसकी वो समझता है कि कौम के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो बैठ के आप दो कौमी नजरिया शायद भूल रही हैं। तो मैं यही वहाँ एक इशू नहीं था भाई, बांग्लादेश आप के साथ जो बात कर रहे हैं, जब किसी के साथ ज्यादती हो रही है वो बार बार कोशिश कर रहा है कि उस ज्यादती का इजाला कर दें और वो साथ रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस ज्यादती को आप लोग नहीं कर रहे। अल्टीमेटली उन्होंने उसको एक अलहदगी में बदल दिया, या उसमें ज़ाहिर भारत ने भी आके अपनी काम दिखाया और वो सारा कुछ हो गया। यही चीज़ मैं ये कह रही हूँ कि पहले कायदे-आज़म भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर थे और उनका भी ये ख्याल था कि यूनाइटेड इंडिया होना चाहिए। अल्टीमेटली एक पॉइंट पे जाके उन्हें लगा कि नहीं, यहाँ अब ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा कि हम इनके साथ चलें, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों के हुकूक का इस्तेहसाल होगा। तो उन्होंने एक सेपरेशन की बात की। उनका रहना, उठना, बैठना, खाना पीना सब कुछ गलत। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि जब आप किसी एक पॉइंट पे जाते हैं जहाँ पर बिल्कुल दीवार से लगा देते हैं, जब उनके साथ आप इतना जुल्म कर देंगे तो फिर अल्टीमेटली वो लोग इस तरह की बात सोचेंगे, फिर आप कहेंगे नहीं यही गद्दार है, ये लीडर ही गलत है, इसने ये बात क्यों की। नहीं, ये बिल्कुल आप देखें एक गलत पर्सपेक्टिव ले रही हैं। इसमें एक जो बड़ा पर्सपेक्टिव जो आपको लेना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है उनके साथ ज्यादतियां हुई हो, लैंग्वेज के इश्यूज थे, ये सब कुछ था, लेकिन एक चीज होती है जो मुल्क को जोड़ने, जो चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, और एक वो अप्रोच होती है कि आप जल्दी पे तेल डालें और जो दरारें हैं उनको और मजबूत कर दें। तो क्या मुजीबुर रहमान जो थे, क्या उन्होंने दरारों को जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश की या जल्दी पे तेल डाला? तो ये कहना कि जी वो हीरो थे और उनका कोई कसूर नहीं तो था कि वो हीरो है। नहीं, बात सिंपल सी है कि उनका भी बहुत सारे, उनके भी फ्लॉज थे। अगर दूसरी साइड से फ्लॉज थे तो उनमें भी बहुत सारी गलतियां थी। तो मसले का हल है, कर दे रिपोर्ट, पब्लिक पता चल जाए कि इसका कितना फ्लॉ है। जो मूवमेंट चली उसके अंदर इंडिया का भी रोल था। क्या जो मूवमेंट जब दरारें पड़ रही थी तो उन दरारों को मजीद तेज करने के अंदर बहुत सारे लोगों का रोल था? क्या उनको भी हम हीरो मान लें और कहें कि वो बिल्कुल ठीक थे? ऐसे नहीं है, इसको इतना सिंपल ना डिफाइन करें। मैं तो ये कह रही हूँ कि सारे मसले को हल करें ना, आप निकालें, पब्लिक कर दें रिपोर्ट, पता चले कौन किसका कितना किरदार था। अदरवाइज तो ये सारी चीजें फिर इसी तरह ही होंगी ना, हर कोई अपना अपना मफाद निकालेगा उसमें से। नहीं, आपने कहा कि 9 मई का वाकया जो है वो तो जी जुडिशल, वो तो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाओ और उनका कोई रोल नहीं है, तो ये गलत है। पूरी कौम 25 करोड़ अवाम ने देखा कि 10 फौजी तनसीबात पे यक वक्त एक जमात के लोग जाके वहां धरना देने की कोशिश करते हैं और फिर वो धरना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर पतलूने लहराने वाले भी पीटीआई से, वहां खुशियां मनाने वाले भी पीटीआई। 1 साल से आप लोगों से चलान मुकम्मल नहीं हुए, अदालतों में आप लोग कुछ प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, वहां से उनको आप लोग अभी तक कहीं बात को ले जा नहीं सके। हमला हमारा रोल नहीं है इसमें। जब आप फौजी अदालतों को आपने नहीं चलने दिया, वहां जो प्रो इमरान जुडिशरी ने उसको रोका, तो ये चीजें इस वजह से रुकी हुई हैं और बिल्कुल इसका वो सजाएं ना मिलने का फायदा भी पीटीआई को हो रहा है, क्योंकि जो पीटीआई का प्रोपेगेंडा है, गवर्नमेंट है, आपके प्रोसिक्यूटर्स हैं, आप लोगों को कोई प्रूफ वहां पे देना पड़ेगा तो होगी ना सजाएं। अभी तक तो चालान नहीं मुकम्मल हो रहे, अजीबोगरीब मुकदमे हो रहे हैं। एक बंदी एक वक्त में लाहौर में भी है, गुजरावाला में भी है, मियांवाली में भी है, सरगोदा में भी है, और फिर आप कह रहे हैं कि जी ये सीरियस मुकदमात हैं। एक मुकदमा बनाएं, सीरियस बनाएं, सबूत दें, सजा दिलवाएं। जब तक सियासी नैरेटिव को अगर यूज करना है किसी भी इवेंट के ऊपर, तो फिर तो सर इसी तरह होगा ना, मामला किसी तरफ लगेगा नहीं। सियासी नैरेटिव को कौन इस्तेमाल कर रहा है? कौन कह रहा है जी देखें हमें तो सजाएं नहीं हुई, ये तो लंदन प्लान है, अगर सजाएं हो जाती आप तो इसका बेनिफिट कर रहे हैं। आप हर बात पे ले आते हैं, कोई भी बात करें आप कहते हैं इन्होंने 9 मई किया, 9 मई किया। आप लोग भी उसी तरह यूज कर रहे हैं जैसे वो यूज कर रहे हैं। उसको गुमराह कौन कर रहा है कि 9 मई से हमारा तो ताल्लुक ही नहीं था, कि तो हमारे खिलाफ था। अब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, और तो मुझे इसमें बहुत सारी आपसे और भी बातें करनी थी, लेकिन अब हमारा वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आकर बात करते हैं कुछ अदालती मामलात से जुड़ी आम मामलात के ऊपर। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। अदालती महाज से बड़ी अहम खबरें हैं। आज नैब तरमीम केस के सिलसिले में जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, उसका भी अदालती ऑर्डर जो है वो आ चुका है सामने, हुक्मनामा। और बड़ा दिलचस्प है वो, जिसमें काजी साहब ये लिखते हैं कि उन्हें इस बात का खदशा था कि सियासी
पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये फोरम यूज़ ना हो और इसी वजह से लाइव जो है उसकी स्ट्रीमिंग नहीं की गई और बाद में उनका खदशा दुरुस्त भी साबित हुआ। और मिस्टर नियाजी ने जो है वहाँ पर उन केसेस का जिक्र किया जो कि उस वक्त ज़ेर समात भी नहीं थे। और फिर कुछ और भी मामलात हैं। फुल कोर्ट का बनना मखसूस नशिस्तों के मामले में इसका पीटीआई को फ़ायदा है या नुकसान है, कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं इस वक्त अदालती मामलात से। इन पर बात करते हैं। आज हमारे साथ ख़ास तौर पर मौजूद हैं सीनियर सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हसनात मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आज यहीं से बात का आगाज़ करती हूँ। ये जो अभी हुक्मनामा सामने आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्या सर आपको लगता है कि अगर कोई साइल किसी मुकदमे के हवाले से ये इल्तिजा कर रहा है कि इसको फिक्स कर दें समाअत के लिए, तो क्या ये सियासी गुफ्तगू कहलाएगी? और बग़ैर दलाइल सुने चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर अपने जजेस से मुशावरत के बाद फैसला सुना दिया था कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, और फिर उसके बाद उन्होंने बाद में कहा कि देखिए उनका खदशा दुरुस्त था। तो आपके नज़दीक ये वाकई कोई सियासी गुफ्तगू थी खान साहब की? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात होगी। और हम देखते रहे कि एडवोकेट जनरल ने तकरीबन 2 मिनट आर्गूमेंट किए, उस पर 56 मिनट जजेस ने आपस में डिलिब्रेशन की, फैसला सुनाया कि जी केपी गवर्नमेंट की दरख्वास्त हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और आज 4 जजेस ने मुतफिका, और चारों आथर जज हैं, चारों ने 6 सफ़ों का जो है वो एक आर्डर जारी किया है। और उसमें जो बातें की हैं वो स्पेकुलेशन ज़्यादा हैं, और इन बातों पे ना कोई आर्गूमेंट हुई है, ना किसी ने इसका जवाब दिया। और चीफ जस्टिस काजी फैसा या जो 3 जजेस हैं उनकी ज़हन की इख्तरा, उसकी बुनियाद पे वो रीज़न उन्होंने खुद ही ढूंढी जिनकी बुनियाद पे कि जी ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती। और वो कह रहे हैं कि जी पब्लिक परसेप्शन का मसला है, सियासतदान यानी इसमें पोलिटिकल स्कोरिंग, पोलिटिकल पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है लाइव स्ट्रीमिंग। तो ये मेरा ख्याल है कि गैर ज़रूरी तौर पे ये एप्रीहेंशन है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें और अदालतों में जो पोलिटिकल केसेस आएंगे, अदालत का इख्तियार भी है अगर कोई वहाँ पे वो शुरू करते भी ऐसी कोई सियासी तकरीर या कोई इस तरह की जो कि उनको लगता है कि नहीं होनी चाहिए, तो वो उसको बिल्कुल वहीं पे रोका जा सकता है। जैसे हम बहुत सी, आप तो बेहतर बता सकते हैं, बहुत सी हेयरिंग में ऐसा होता है कि जब कोई इररेलेवेंट बात करने लगता है तो फ़ौरन जो भी जज साहब अगर नहीं सुनना चाहते, उन्हें लगता है गैर ज़रूरी है, तो वो उसको मना कर देते हैं कि अभी इस पर बात ना करें, अभी फ़िलहाल हम इस पर बात नहीं कर रहे। और ख़ुद काजी साहब ने कई दफ़ा ऐसे मुकदमात का बाजू का जिक्र किया है अपनी केसेस की समाअत के दौरान जो कि उस वक्त नहीं ज़ेर बहस होते। जी बिल्कुल, देखा जाए तो चीफ जस्टिस काजी फैसा अब वो कि उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग का आगाज़ किया उनके दौर में, लेकिन आज के आर्डर से ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि अब ये वो इख्तियार अपनी उनकी जो है वो उन्होंने कहा जी अदालत यूज़ करेगी, तो ये पिक एंड चूज़ अब होगा और अभी हो रहा है बल्कि। और कोई SOPs उनके बकौल जो है वो एक कमेटी बनाई, उन्होंने अभी SOPs फार्मूलेट नहीं किए। अब ये जस्टिस अतर मिनल्ला जब डिसेंटिंग नोट लिखेंगे वो उनको बताना चाहिए कि SOPs की जिम्मेदारी उन पर लगाई गई थी, तो उन्होंने क्यों नहीं फार्मूलेट किए, या फुल कोर्ट ने उसको अप्रूव क्यों नहीं किया। फुल कोर्ट की मीटिंग काजी साहब ने पहले दिन तो बुला ली, फिर उसके बाद फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई जा रही, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एक इनएक्ट है। और ये जो तस्सुर है PTI और चीफ जस्टिस काजी फैसा के हवाले से कि जी एक PTI के लोगों का जो एक मिसट्रस्ट है वो उस आज के आर्डर के बाद तकवीयत उसको ज़्यादा मिलेगी। और गैर ज़रूरी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फैसा ने कुछ जुमले, कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो ज़रूरी नहीं थे, और जिससे बज़ाहिर ये है कि उनका वर्कर सपोर्टर मज़ीद उसको मिसट्रस्ट हो गया। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि क्या आपको नहीं लगता बीइंग अ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर के पिछले कुछ अर्सा से जो है मनमानियाँ कोर्ट में ज़्यादा हो रही है, ख़ास तौर पे ये जो साबिक़ चीफ जस्टिस है जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, और उनका मखसूस जिस बेंच का जिक्र किया जाता है वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब थमने को नहीं आ रहा। देखिए जो साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल वो तो बिल्कुल उसी तरह सुप्रीम कोर्ट पे, और इसी वजह से काजी फैसा साहब पे वो एक्सपेक्टेशन थी कि वो ये चीज़ें ख़त्म करेंगे, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो तो अब दोबारा, और इस वक्त जो मीडिया पे कदगने हैं, पाबंदियाँ हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग बैन है इस वक्त TV पे, और एक्स बैन है। इसके अलावा और जिस तरह पंजाब में एक्ट जो है नया बना है डिफेमेशन,
इस वक्त मीडिया के हवाले से जो हुकूमत और आला अदलिया सबकी एक ही यानी सोच है, और ये इस वक्त जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल के तनोर में जितना मीडिया पे प्रेशर है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले हो। उसके बड़े चिलिंग इफेक्ट हैं। उसके बाद ना साथियों को रिलीफ मिलता है और फिर जो है वो इसी तरह ही मामला चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है और बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल वो जो जिस तरीके से चला रहे हैं अदालत को। मलिक साहब, आपकी अपनी एक मैं कुछ दिन पहले ये स्टोरी देख रही थी कि काजी साहब अब जो है वो तौसील लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे, उस तरह वो इस मूड में नहीं है कि वो तौसील लें। लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि जो फुल कोर्ट बेंच बना है और उसके बाद से भी अभी तक कोई ऐसी वाज़े उनकी तरफ से तरदीद तो नहीं खैर आई, आपको लगता है कि काजी साहब अभी भी एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते? देखें, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि उन्होंने कन्वे किया है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, लेकिन दूसरी साइड हुकूमत को एक हमख्याल चीफ जस्टिस की तलाश है। उनकी जो पॉलिसी है मीडिया के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, उनको ऐसा चीफ जस्टिस चाहिए कि जो उनके मिशन, उनके प्लान में कोई हडल ना डाले। तो मेरा ख्याल है कि मौजू चीफ जस्टिस काजी फैसल हैं, तो हुकूमत की ये पूरी ख्वाहिश है और डेस्परेट है हुकूमत कि ये किसी न किसी तरह चीफ जस्टिस काजी फैसल को 2 साल दिए जाए। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल वो कि अब ये रिजर्व सीट पे इंटरम ऑर्डर आया और जो 78 लॉ मेकर्स को रिजर्व सीट पे जो जिनको नोटिफाई किया था उनको सस्पेंड किया, उसके बाद उन्होंने एक बज़ाहिर ये लगा कि उन्होंने कन्वे किया कि जी मैंने जो है वो एक्सटेंशन नहीं लेनी। लेकिन जो जिस तरीके से ये बेंच बना और कमेटी के जो 3 जजेस की जहाँ ऑप्शन डिस्कस हुई है, सबसे पहले बताया जा रहा है कि ये ऑप्शन डिस्कस हुआ कि जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने जा रही है, तो जो चीफ जस्टिस हैं या जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं या जो एग्रीव होंगे, वो कोई भी बेंच ऐसा ना हो और वो जजेस हों जो चीफ जस्टिस बनने से पहले रिटायर हो जाएंगे। तो वो बज़ाहिर ये लगा कि वो अगर प्लान हो जाता तो वो मेरा ख्याल है कि भी पीटीआई के लिए सेटबैक होता। फिर जो है वो एक जैसे मुनीब अख्तर की तरफ से राय आई, उनका ये था कि जो जिस 3 रुकनी बेंच ने लीव ग्रांटिंग ऑर्डर दिया है वो 3 जजेस मौजूद हों और 4 जजेस जो सीनियरिटी की बुनियाद पे उनको बेंच में डाला जाए, 7 रुकनी बेंच हो। लेकिन बज़ाहिर ये लगा कि वो बेंच होता तो फिर जो है वो हालात कुछ मुख्तलिफ होते। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने फुल कोर्ट की जो है वो सजेशन दी, जिसको जैसे मंसूर अली शाह ने एक्सेप्ट कर लिया। वैसे क्रेडिट इसमें कोई शक नहीं कि फुल कोर्ट हाई प्रोफाइल केसेस में बनना चाहिए। अब देखना है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल किस सोच के साथ बैठे हैं, क्या वो 13 जनवरी। मलिक साहब, ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट बात की है, मैं इस पर ज़रा आपका डिटेल अभी वर्जन जानती हूँ कि क्या इससे फ़र्क पड़ेगा कि लार्जर में जाए फुल कोर्ट ये सुन रहा है, और क्या ये फुल कोर्ट कायम भी रह सकेगी, क्योंकि ये भी खबरें हैं कि शायद पीटीआई अदम एतमाद का इजहार कर दे, और अगर ऐसी कोई सूरत बनी तो क्या होगा, इसके ऊपर भी बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे मैं बात कर रही थी, लेकिन हामिद खान साहब ने ये ज़रूर एक प्रोग्राम में आज ये बात की है कि हम अदम एतमाद का इजहार नहीं करेंगे। बज़ाहिर पीटीआई उनके ऊपर मीडिया में आके तो अदम एतमाद करती है, लेकिन कोर्ट में खड़े होकर अदम एतमाद का इजहार नहीं करती। आपको क्या लगता है मलिक साहब, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि खुद ही काजी साहब को चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो शामिल ना हो इस हियरिंग में, और आपको लगता है कि इस मामले से फ़र्क पड़ेगा अगर कल अदम एतमाद का इजहार हो जाता है काजी साहब के ऊपर कोर्ट के अंदर 3 जून को जब ये समाअत है? जी, मेरा नहीं ख्याल कि अगर एतराज़ होता है तो चीफ जस्टिस काजी फैसल उठ के चले जाएंगे। अच्छा। वैसे जो पाकिस्तान में जूरिस्प्रूडेंस भी यही है कि जजेस खुद डिसाइड करेंगे वो बायस हैं या नहीं, उन्होंने खुद डिसाइड करना है, उनको दूसरे जजेस नहीं कह सकते। दूसरा मामला ये है कि पीटीआई क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं वो फैसल सिद्दीकी हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि मैंने ऑब्जेक्शन नहीं करना किसी जज पे, अगर करना है तो वो खुद करें, फिर मैं वकालतनामा विड्रॉ कर सकता हूँ। तो बज़ाहिर ये है कि जो वकील की एडवाइस है उस पर ही पीटीआई चलेगी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो एतराज़ की चांसेस कम है। लेकिन जो आज का ऑर्डर है उससे काफ़ी मायूसी हुई है, और उन लोगों की भी जो मायूसी जो बज़ाहिर ये है कि ऐसे जो वर्ड यूज़ किए गए बार बार मिस्टर न्याजी जो है इमरान खान के लिए इस्तेमाल करना,
अच्छा मलिक साहब, बिल्कुल वही बात है। और अच्छा मलिक साहब, माजी में भी ये हुआ है, बल्कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के में भी हुआ, जब 3 रुकनी बेंच था और फिर एक दफ़ा 5 रुकनी बेंच के, उसमें इतराज़ किया गया लेकिन उन्होंने बेंच से वो नहीं उठे, उन्होंने ही सुना, उसी बेंच ने पूरा ये केस सुना जैसे आपने कहा। तो आप क्या ये समझते हैं कि अगर किसी इखलाकी तौर पर तो किसी जज पे इतराज़ हो तो वो उठ जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसी रीत है पहले भी ना उठने की, तो आप क्या समझते हैं अब भी ऐसा ही होगा? जी बिल्कुल, पहले तो ये है कि एतराज़ होगा ही नहीं, बड़ा मुश्किल है। देखें, पीपल्स पार्टी इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से बाहर तो उन्होंने बड़े बातें की कि हमारे हवाले से, और जिसमें हकीकत थी कि वो एक एंटी पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस थे, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह एतराज़ नहीं किया। साकिब निसार एंटी नून लीग चीफ जस्टिस थे, इस तरह उन्होंने कभी एतराज़ उन पर नहीं किया कि आप मिस्टर। तो बज़ाहिर ये है कि ये PTI भी नहीं करेगी, फिर हिस्ट्री डिसाइड करती है कि कौन सा जज जो है वो किसी पार्टी के बायस था या नहीं, ये फिर तारीख ही जो है वो डिसाइड करेगी। अच्छा मलिक साहब, आप क्या समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में जो चपलिश चल रही है उसमें का नतीजा क्या निकलेगा, किसको नुकसान होगा? देखिए, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि टेंशन है वो कुछ जजेस की तरफ से, जो समझते हैं कि हमने स्पेस जो हमारी गई है, हमने स्पेस वापस लेनी है, और वो इंडिपेंडेंस दिखा रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस। लेकिन एक बात, बड़ी बात है कि इस वक्त हो या एग्जीक्यूटिव, उनके लिए सबसे बड़ा जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो PTI है, और PTI को अगर रिलीफ अदालतें देंगी तो फिर सेटबैक तो होगा। ज़ाहिर ये लग रहा है कि जब से ये लेटर आया है तो PTI के जो लीडरशिप है उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। जिस तरह इफ्तिखार चौधरी और मुशर्रफ की जब क्लैश चला था 2007 में, उसका नून लीग और पीपल्स पार्टी को फायदा हुआ। तो सियासी जमातें हमेशा, जब ये दो बड़े इदारे यानी इस मुल्क में जो मैटर करते हैं, उनमें जब ये इस किस्म का क्लैश आएगा तो सियासी जमातों को फायदा होगा। अच्छा मलिक साहब, ये अभी काजी साहब ने चंद दिन पहले, बल्कि काफ़ी दिन पहले एक लेटर लिखा बरतानवी हाई कमीशन को, उसके ऊपर भी काफ़ी बात हो रही है, हाई कमिश्नर को, उस पर भी काफ़ी बात हो रही है। आपको लगता है कि ये उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है वो जायज़ है? क्या इससे पहले ऐसी कोई मिसाल मौजूद है कि किसी जज ने बराह रास्त किसी सफ़ीर को ख़त लिख कर किसी मामले के हवाले से वजाहत दी हो, या उसके ऊपर कोई किसी तरह की भी एतराज़ किया हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी नज़ीर हो, और ये बज़ाहिर जो है ये गैर मुनासिब चीज़ थी। और हम देखते हैं, बड़ी अफसोसनाक है, चाहे वो साकिब निसार हो, जब वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पे, तो वो भी जो है वो इसी तरह दौरे करते थे, और इसी तरह जो चीफ जस्टिस काजी फैसला का जो तरीक़ाकार है वो भी मुनासिब नहीं था। अपना फैसला जिसका रिव्यू अभी पेंडिंग है, उसकी जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं, और उसके अलावा वो कह रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं इलेक्शन का। सबको पता है इलेक्शन किस तरीके से हुई है, और फिर वो कह रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग मैंने कराई और ओपननेस, और उसका हाल हमने देख लिया अभी इस केस में, जिस तरह वो आज उन्होंने अप्रीहेंशन शो की। और बज़ाहिर ये लग रहा है इस वक्त जो मीडिया पे बैन है, फिर एक्स बैन है, और कई जो हालात हैं इस वक्त, तो काजी फैसला साहब की लफाजी ज़्यादा थी, प्रैक्टिकली देखा जाए तो हालात मुख्तलिफ हैं। तो आपको लगता है, जो अभी आपने बात भी की कि बल्ले का फैसला भी उन्होंने दिया और उसको वो अभी भी अगर समझते हैं कि वो ठीक है, जबकि उसका रिव्यू भी पेंडिंग है, और उसी से जुड़ा आगे ये मसला फिर मखसूस नशिस्तों का बना, अगर वो ना मसला होता तो फिर ये आज केस भी सामने ना होता, तो इस सूरत में भी ये एतराज़ जो लोग कहते हैं आइनी और कानूनी तौर पर, आपकी ज़ाती राय में ये एतराज़ वैलिड है कि फिर काजी साहब को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए था? देखिए, ये बात तो बिल्कुल है कि जो उनके हवाले से मिसट्रस्ट और जो चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अब जज जो है वो अगर मेरे कहने से ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात तो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब उठेंगे या नहीं। बज़ाहिर ये है कि तो बेहतर ये है कि मेरा ख्याल है कि PTI भी उसको चलाएगी। बाकी जो है जो जैसे मैंने आज का आर्डर देखा है, बड़ी मायूसी हुई जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हुई है, और दूसरे जजेस ने भी उस पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। इन्होंने उसको मलिक साहब ये फरमाइएगा कि किसी को मिस्टर न्याजी लिखना ज्यादा अफसोसनाक है या सिसिलियन माफिया करार देना ज्यादा अफसोसनाक है? यहाँ ये भी तो होता रहा है ना। देखिए, वो इस तरह नहीं था, यहाँ एक नैरेटिव बनता है सिसिलियन माफिया, जिस कंटेक्स्ट में वो भी गैर जरूरी था,
वहाँ एक चीज़ थी कि निहाल हाशमी ने गुफ्तगू की थी, तो वहाँ से जस्टिस शेख अहमद सईद ने कहा कि ये जो इस किस्म की जजेस को धमकियाँ कौन देते हैं, आपको पता है? तो उन्होंने कहा कि ये धमकियाँ वो सिसिलियन माफिया देते थे। ये धमकियाँ भी तो पूरी दुनिया में राइट, बिल्कुल ठीक बात। तो बहरहाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हसन मलिक साहब, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हमारे सामने रखी। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।